तो बच्चों हम देख रहे हैं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह का होता है ना। सिर्फ आइडिया लगाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें कहानी समझ में आ जाए। अब बेटा अकाउंट में तो अल्टीमेटली सब कुछ ही आएगा, कई सारी रिसीट्स होगी, कई सारे पेमेंट्स होंगे, कई सारे इनफ्लो होंगे, कई सारे आउटफ्लो। लेकिन बेटा जो अकाउंट है ये प्रॉपर बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया। अगर मैं बोलूं कि इस अकाउंट को दो कैटेगरी में आप बांट दो, जैसे तुम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हो अभी, तो जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। खैर वो तो खैर अलग अलग अकाउंट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे अगर मैं बोलूं बेटा, तो ये एक ही अकाउंट में दो पार्ट कर दिए मैंने, ऐसे मान के चलो एक ही अकाउंट में दो पार्ट कर दिए है। ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन इनमें आने वाले, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शंस इस अकाउंट को दो पार्ट्स में हमने बांट दिया। बेटा ये जो पहला पार्ट है अकाउंट का, इसको हम कहते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है बेटा आपका, वो कहलाता है कैपिटल। सभी लोग ध्यान से देखना, जो पहला पार्ट है वो तो होता है करंट अकाउंट, जो दूसरा पार्ट है वो होता है कैपिटल अकाउंट। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, है तो ये पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, अल्टीमेटली जो टोटल लगता है एंड में वो पूरे का ही लगता है, टोटल का जितना पूरा का पूरा है। और उसके तीन रिजल्ट हो सकते हैं, कल बताए थे मैंने, है ना। जो टोटल आप लगाते हो, ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है और ये जो डेबिट साइड का टोटल है, डेबिट इसमें थोड़ा उल्टा इधर है ना। इन दोनों का जब आप टोटल लगाते हो, तो ये अकाउंटेंसी तो है नहीं कि इसमें प्रॉपर मैच कर जाएगा, टैली कर जाएगा, है ना। यहाँ पे बेटा अलग अलग होता है, डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको समझाया था कि तीन तरह के रिजल्ट या तीन तरह के आउटकम बैलेंस ऑफ पेमेंट के होते हैं। वो मैं ओवरऑल की बात कर रहा था कि लास्ट में तीन तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। कौन बताएगा मैंने कौन कौन से रिजल्ट बताए थे इसके? सर बैलेंस सर बैलेंस, सरप्लस और बिल्कुल, डेफिसिट। डेफिसिट एक था बेटा सर आपके बैलेंस्ड डेफिसिट सर। बीओपी, बिल्कुल एक था बैलेंस्ड बीओपी। बैलेंस्ड बीओपी का मतलब कि आपके पास जितना आया है वो किसके इक्वल है, जितना गया है उसके, है ना। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड के आइटम्स का टोटल इक्वल है, वो कहलाता है बैलेंस्ड बीओपी। दूसरा होता है सरप्लस बीओपी। अब सरप्लस में तुम ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाओ कि ज्यादा क्या होने वाला है बच्चों, ज्यादा होने वाले क्रेडिट आइटम्स, इनफ्लो ज्यादा होने वाला है। तो ये जो साइड है आपकी ज्यादा होने वाली है और ये वाली साइड कम होने वाली है। ओके, तो जब आपके इनफ्लो तो क्या है ज्यादा और आउटफ्लो कम है, पैसा आया ज्यादा है हमारे पास, गया कम है, तो वो बीओपी आपका क्या कहलाता है बच्चों? वो आपका कहलाता है सरप्लस बीओपी। और तीसरा होता है बच्चों आपका डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट में तुम खुद समझ जाओगे क्या होता है कि नेगेटिव साइड जो है, मतलब जो आपकी डेबिट आइटम्स है या आउटफ्लो है, वो ज्यादा होते हैं। ओके, आपकी इनकम जो है, जो रिसीट है, वो कम होती है, इनफ्लो कम होती है। उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं डेफिसिट बीओपी। यहां तक तो सबको बात समझ में आ गई होगी, बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये हम जानते भी है, हम बजट भी पढ़ के आए, सब पढ़ के आए। भाई खर्चे ज्यादा तो डेफिसिट, रिसीट ज्यादा तो सरप्लस, और दोनों बराबर तो बैलेंस्ड। ये तो कॉमन सेंस है, हमें हम सब जानते हैं, ठीक है। अब बेटा काम की बात ये आती है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आखिरकार इसका कंटेंट क्या है सर, है ना। कंटेंट या कंटेंट, है ना, जो भी तुम बोलना चाहो, इसका कंटेंट क्या है ना। तो इसका कंटेंट अगर हम देखें तो बेटा इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर वन करंट अकाउंट एंड नंबर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन है जो करंट अकाउंट में आते हैं। मेजर ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखना। पहले अगर मैं क्रेडिट आइटम्स की बात करूं बेटा, तो क्रेडिट आइटम्स में इनफ्लो होता है, तो यहां पे मैं लूंगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा लूंगा बेटा मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा लूंगा बेटा मैं यहां पे यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड। अब तुम समझ गए होंगे यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव का मतलब क्या है, कि बाहर लोग रहते हैं और इंडिया में पैसा भेजते हैं, उसकी बात होगी। ये तो तीन कंपोनेंट हो गए करंट अकाउंट के, जो है आपकी क्रेडिट आइटम्स, जहां से इनफ्लो होता है। तो भाई तुम खुद समझ जाओ आउटफ्लो कहां से होता है भाई बच्चों। फॉरेन करेंसी कब जाती है आपके पास करंट अकाउंट से? फॉरेन करेंसी जाती है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज
और एक होता है बेटा आपके यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड, मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर आपने किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, ओके, तो आपके पास से गया है। ये तीन बेटा आपके आइटम कौन से हो गए हैं? करंट अकाउंट के डेबिट आइटम्स, जो आपके आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जैसे ही करंट अकाउंट बन जाता है ना, करंट अकाउंट का खुद का भी बैलेंस निकाला जाता है। ये मैं तुम्हें जानकारी दे दूं, ये हम ओवरऑल एक ओवरव्यू ले रहे हैं आज, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आज तुम पूरा समझ लो कहानी की तरह क्या होता है। जब करंट अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस निकाला जाता है। बच्चों वो जो करंट अकाउंट के बैलेंस हैं वो दो हो सकते हैं, हम रियलिस्टिक बात करते हैं यहाँ पे, है ना। करंट अकाउंट के बैलेंस बच्चों दो हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस तरह से, हम जब टोटल करेंगे और टोटल करके आप बैलेंस निकालोगे तो बेटा बैलेंस हो सकता है, एक तो हो सकता है जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस, जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट CAS। अगर मैं यहाँ आउटकम्स की बात करूं, एक हो सकता है CAS करंट अकाउंट सरप्लस, और एक बेटा आपका हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, CAS और CAD, ठीक है। अब करंट अकाउंट सरप्लस कब है? अब इतनी समझदारी तुम में है, तुम समझ जाओगे कि करंट अकाउंट का सरप्लस तब होगा जब करंट अकाउंट का इनफ्लो ज्यादा हो और करंट अकाउंट का आउटफ्लो कम हो। मतलब फॉरेन करेंसी ज्यादा आई है करंट अकाउंट में और करंट अकाउंट से कम गई है, तो उसको तो बोलेंगे करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है बच्चों? कि आपके जो ये है ये ज्यादा है, मतलब आपके जो डेबिट आइटम्स है वो ज्यादा है और क्रेडिट आइटम्स कम है करंट अकाउंट वाले, तो उस केस में उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। बैलेंस वैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। करंट अकाउंट का अब देखो बच्चों, अभी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, तो ये तो करंट अकाउंट का हमने देख लिया। करंट अकाउंट के अंदर भी तीन तरह के बैलेंस होते हैं। करंट अकाउंट जो आपको दिख रहा है नहीं है, इसके अंदर भी तीन तरह के बैलेंस होते हैं। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन दोनों का बैलेंस निकाला जाए बेटा, तो उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस कहते हैं इसको, ओके। वो भी दो तरह का होता है। इसके बाद अगर इनविजिबल बैलेंस निकालना हो तो आप सर्विस का बैलेंस निकालो, या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर को भी हम ले लेंगे। सर्विस और यूनिलैटरल ट्रांसफर, इन दोनों का मिला के बैलेंस निकालोगे तो वो कहलाता है इनविजिबल बैलेंस, है ना। ऐसे करके दो तीन बैलेंस इसके अंदर भी होते हैं, और हर बैलेंस का फॉर्मूला और हर बैलेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या पता एग्जाम में आ जाए, ठीक है, हमें हर चीज पता होनी चाहिए। तो बेटा मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पहला सेक्शन है वो है करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट में जो क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं तुम समझ जाओ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यूनिलैटरल ट्रांसफर या तो रिसीव्ड होगा या पेड होगा, ठीक है। इसमें से अगर मैं बोलूं विजिबल आइटम कौन से हैं, तो तुम सबको याद है विजिबल आइटम इसमें से सिर्फ एक ही है, और वो है बच्चों गुड्स। गुड्स का एक्सपोर्ट और गुड्स का इंपोर्ट। इसके बाद जो बच्चों बाकी के दोनों आइटम है ना करंट अकाउंट में, कौन से दोनों आइटम है करंट अकाउंट में? एक तो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और एक है यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड या पेड। ये कहलाते हैं बच्चों इनविजिबल आइटम, ओके। और इनके भी अलग अलग बैलेंस निकाले जा सकते हैं, जिसको विजिबल बैलेंस कहते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, है ना। ये हो सकता है। और पूरे के पूरे करंट अकाउंट का बैलेंस तो निकलता ही है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, है ना। पूरे करंट अकाउंट में अगर सरप्लस है तो उसको तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट सरप्लस CAS, और पूरे करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो उसको बोलेंगे बच्चों हम करंट अकाउंट डेफिसिट CAD। पहले मेरे को बताओ यहां तक का फंडा सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। भाई पक्की बात है, अगर कोई रिपीट करने को बोलेगा तो मैं कर दूंगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना। लेकिन ये जो कहानी हम समझ रहे हैं, कहानी सबको याद होनी चाहिए। चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं, टेंशन कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखो बेटा। हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो पहला सेक्शन है अकाउंट का, दो सेक्शन है वैसे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो पहले वाले की हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में टोटल मिला के 3 ट्रांजेक्शन आते हैं बेटा। याद होगा मैंने कल बताया था आपको, परसों ही बताया था कि टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला होता है विजिबल आइटम्स का, दूसरा होता है इनविजिबल आइटम्स का, तीसरा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर का, और चौथा होता है आपके कैपिटल ट्रांजेक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शन तो कैपिटल अकाउंट में आएंगे, तुम नाम से समझ जाओगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 है ना बेटा, वो आपके करंट अकाउंट के होते हैं। तो करंट अकाउंट में हम इसको दिखाते हैं। तो करंट अकाउंट में एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव। बेटा ये तीनों वो आइटम है जिनसे फॉरेन करेंसी आपके पास आती है। जरा सोच के देख लो, एक्सपोर्ट करोगे तो भी फॉरेन करेंसी आती है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो। यूनिलैटरल ट्रांसफर मिलेगा तो भी फॉरेन करेंसी आती है।
इन सब से फॉरेन करेंसी हमें रिसीव होती है ना। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो इन्हीं चीजों का इंपोर्ट या इन चीजों को पेड करें तो वो आपके पेमेंट हो जाता है या फिर वो आउटफ्लो हो जाता है ना। तो अगर करंट अकाउंट बना दिया जाए और करंट अकाउंट का टोटल का बैलेंस निकाला जाए तो उसके दो नतीजे हो सकते हैं, दो रिजल्ट हो सकते हैं। इसको कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तुम समझ जाओगे कि सरप्लस कब होता है, जब इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तब तो सरप्लस है, और जब आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम है तब डेफिसिट है। ठीक है, ये तो बात हो गई करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट। इसके बाद अगर बेटा हम बात करते हैं कि क्या इंडिविजुअल बैलेंसेस भी होते हैं सर इसके अंदर, बिल्कुल। जब आप करंट अकाउंट का एनालिसिस करोगे, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, जब करंट अकाउंट का एनालिसिस करोगे तो आप इसके अंदर भी बैलेंसेस निकाल सकते हो बेटा। और इसके अंदर अगर मैं बोलूं, अगर मैं बेटा टोटल की बात करूं, चलो मैं ओवरऑल बात कर लेता हूं, है ना। थोड़ा कचरा साफ करूं तो यहां से मैं, बहुत ज्यादा हो गया, इसको हटाया जाए। अरे ये तो पूरा ही हट गया, चलो हटा देते हैं पूरा ही, एक बार वापस देख लेते हैं बना के। हाँ, अगर बेटा मैं बात करूं करंट अकाउंट में टोटल कितने बैलेंस है, तो बेटा आपके करंट अकाउंट में टोटल मिला के 4 बैलेंस होते हैं। अब मैं तुम्हें याद करवा देता हूं हैंड टू हैंड कौन से होते हैं, एमसीक्यू में कोई सा भी आ जाएगा तुम लिख दोगे, फिर बाद में समझने का काम अभी कर लेते हैं, फिर रीड हम कर लेंगे मैटर देख के, है ना। समझ लो, एक तो मैंने तुम्हें बताया बेटा ये अभी करंट अकाउंट का पोर्शन हम कर रहे हैं, ये करंट अकाउंट है, पूरा बीओबी बनता है उसमें से करंट अकाउंट है। इधर मैंने लिखा था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इधर लिखा था इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ओनली करंट अकाउंट बना रहा हूं मैं अभी, है ना। दूसरी साइड फिर मैंने लिखा था एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस। उसके बाद बेटा मैंने लिखा था यूनिलैटरल ट्रांसफर, और ये तो था बेटा आपकी रिसीव वाला, और इधर था यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड वाला। ठीक है, अब बेटा मैं तुम्हें बताऊं करंट अकाउंट के टोटल मिला के 4 बैलेंस होंगे बच्चों। कितने बैलेंस होंगे, टोटल मिला के 4 बैलेंस होंगे। सबसे पहला बैलेंस जो इसमें होता है बेटा वो टोटल का होता है, जिसको करंट अकाउंट का बैलेंस कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहला बैलेंस जो आपका होता है वो होता है करंट अकाउंट बैलेंस। और जब करंट अकाउंट बैलेंस की बात होगी बेटा तो तुम समझ जाओगे करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब करंट अकाउंट के टोटल का बैलेंस, दोनों साइड के टोटल का बैलेंस। और ये कितने हो सकते हैं, मैंने सबको बताया था, बताओ कितने हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं। नंबर 1 क्या हो सकता है, CAS, और एक हो सकता है CAD, है ना, करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट। ये सबसे बड़ा आपका बैलेंस है करंट अकाउंट का। ओके, इसके बाद अगर दूसरे बैलेंस की बात करूं बेटा मैं, तो दूसरा बैलेंस आपका कहलाता है ट्रेड बैलेंस। क्या कहलाता है बच्चों, ट्रेड बैलेंस, या इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, BOT, दोनों का मतलब एक ही है, ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो ये वही चीज है जो तुम लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ी थी। याद करो, नेशनल इनकम में जब आप पढ़ते थे एक्सपेंडिचर मेथड, तो वहां पे सबसे आखिरी कंपोनेंट था नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट। किसी को याद है, X - M? यस सर। बेटा ये वही है, उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे भी आप वही करते हो, X - M ही करते हो, लेकिन किसका, ओनली गुड्स का। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसीलिए इसका एक नाम और है, मैं लिख देता हूं, ट्रेड बैलेंस का एक नाम और है, क्या कहते थे इसको, थोड़ा माइंड से निकल गया थे, हाँ, मर्चेंडाइज बैलेंस। क्या कहते हैं बच्चों इसको, याद रखना, मर्चेंडाइज। ये सब लिखा हुआ है मैंने, टेंशन ना लो, सब मिल जाएगा। मर्चेंडाइज बैलेंस, मर्चेंडाइज क्या होती है, मर्चेंडाइज गुड्स को ही बोलते हैं, जो दिखने की चीज होती है, जो हमें विजिबल होती है, जो दिख सकता है ना, उसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज। ओके, और विजिबल बैलेंस भी, इसके तो बहुत सारे नाम हो गए, टोटल मिला के इसके भी 4 नाम हो गए। विजिबल बैलेंस भी इसको कह सकते हैं, विजिबल बैलेंस। बच्चों कितने नाम हो गए इसके, ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मर्चेंडाइज बैलेंस और विजिबल बैलेंस। और पता है अल्टीमेटली किसकी बात हो रही है, ये सिर्फ गुड्स के इंपोर्ट और गुड्स के एक्सपोर्ट की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ आप करने वाले हो कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में देखोगे कि हमारी कंट्री में एक साल में कितना गुड्स यहाँ से गया जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी आई, जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और कितने गुड्स हमने लिए जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी गई है ना, या सॉरी आई है ना, कितनी करेंसी गई कितनी करेंसी आई, X - M करते हो। तो बेटा ये भी
आपके दो तरह का होता है, ये भी दो तरह का होता है। ऑब्वियसली यहां भी आपकी क्या निकल के आएगा, या तो सरप्लस या डेफिसिट। इसको कहते हैं बच्चों ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलेंगे इसको, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। पहले बताओ ये दोनों बैलेंस समझ में आया सभी को, यस और नो? एक तो टोटल का और एक बच्चों ओनली गुड्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का डिफरेंस। पक्की बात है, सभी बच्चे आंसर दे दें। सर सर बेटा बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर इसके अंदर विजिबल आइटम्स भी आ गए, नॉन विजिबल आइटम्स भी आ गए। नहीं 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 नहीं, नॉन नहीं है बेटा, नॉन नहीं है। अभी नॉन पे मैं आ रहा हूँ, है ना? जो आपके नॉन नहीं बोलते वैसे इनविजिबल है, इनविजिबल आइटम्स इनविजिबल निकल गया वो। हाँ कोई बात नहीं, उस पे मैं आ रहा हूँ अभी, है ना? ये ओनली विजिबल का है, विजिबल में सिर्फ गुड्स होते हैं बेटा, याद रखना, ओनली एंड ओनली गुड्स। और इसी का दूसरा नाम है मर्चेंडाइज, ठीक है? मर्चेंडाइज बैलेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है? एक्स माइनस एम ये वही है जो तुमने पढ़ा था। और तुम चाहो तो ये जो ट्रेड सरप्लस है ना, इसी का एक नाम और होता है, वैसे बहुत डीप में जा रहा हूं मैं, ये इसी को तुम कहते हो नेट एक्सपोर्ट। यही होता है बच्चों आपका नेट एक्सपोर्ट। और जो ट्रेड डेफिसिट है इसको हम कहते थे नेट इंपोर्ट, जो आपका नेगेटिव आता था और आप नेगेटिव दिखाते थे, है ना? नेट एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट, ठीक है? ये यहां तक का मैंने बताया। दो बैलेंस तुम्हें अभी बताए हैं, एक तो पूरे करंट अकाउंट का बैलेंस और एक सिर्फ गुड्स का बैलेंस, ठीक है? अब एक और बैलेंस होता है जो आपका होता है बच्चों इनविजिबल बैलेंस, ठीक है? एक होता है आपका इनविजिबल बैलेंस। मैं ये इनको हटाऊं, थोड़ा सा जगह कम पड़ती है, इन दोनों को हटा देते हैं, तुम्हें याद भी हो गए होंगे। नंबर 3 का जो आपका बैलेंस है वो है बच्चों इनविजिबल बैलेंस। अगर तुम्हें लर्न हो गया नहीं है तो फिर मुझे चैप्टर फिनिश करवाने में आसानी रहेगी, तुम्हें बस ये याद हो जाएगा। नंबर 3 का जो आपका बैलेंस है वो है कौन सा वाला, इनविजिबल बैलेंस। अब इनविजिबल बैलेंस में क्या आता है भाई, याद रखना, इनविजिबल बैलेंस में आपके यूनिलैटरल ट्रांसफर जो है उसको शामिल किया जाए या ना किया जाए। बेटा इसको करना होगा, बिकॉज आपको मैंने बताया था ये दोनों ही क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, ठीक है? तो पता है क्या करने वाले हम यहाँ पे इनविजिबल बैलेंस का फॉर्मूला पता है क्या बनने वाला है? या तो ऐसे कर लो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये एक सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव माइनस यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड, ये हो गया, है ना? दोनों को ऐड कर लो, आपका इनविजिबल बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर ये कॉमन हम बोले बेटा इसको, तो कॉमन जब आप बोलोगे तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ सर्विसेज, ठीक है? क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको, बैलेंस ऑफ सर्विसेज और बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। और तुम समझ गए होंगे कि बैलेंस ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, ये सर्विस का बैलेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस, ठीक है? और करंट अकाउंट के बैलेंस का मतलब क्या है, सॉरी करंट ट्रांसफर के बैलेंस का मतलब क्या है? करंट ट्रांसफर बेटा इन्हीं को बोलते हैं, याद रखना, यूनिलैटरल ट्रांसफर का ही एक दूसरा नाम क्या है, करंट ट्रांसफर। तो इनका बैलेंस जो होगा, अब सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई दोनों का अलग अलग बैलेंस निकाल के अगर ऐड कर दिया जाए तो वही आपका इनविजिबल आइटम का बैलेंस हो जाता है। एक तो हमने सर्विस का बैलेंस निकाल दिया और एक बेटा हमने निकाल दिया यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का बैलेंस, जिसको करंट ट्रांसफर का बैलेंस कहते हैं। क्या सभी को ये बात क्लियर है, इनविजिबल बैलेंस, यस और नो? यस सर। एक हमने विजिबल बैलेंस देख लिया जो गुड्स का बैलेंस था, एक इनविजिबल बैलेंस देख लिया जो सर्विस और ट्रांसफर्स दोनों का था, ठीक है? ये दो बैलेंस हमने देख लिए। अब एक और बैलेंस होता है बेटा, बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होता है इसका, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं जो होता है वो हम याद रखें इसे। ये होता है बेटा आपके गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। समझ में आया किसी को कौन सा है ये, कुछ क्लिक हुआ? यस नाम से पता पड़ रहा है जी यस बेटा। अल्टीमेटली ये अब इंक्लूड करेगा गुड सर्विस दोनों को। ये ऐसा बैलेंस है जो कैसे निकाला जाएगा, गुड्स और सर्विस दोनों से निकाला जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो एक तो मैं इसमें ले लूंगा बेटा क्या, अगर इसका फॉर्मूला मुझे बनाना हो तो गुड्स का बैलेंस क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अभी पढ़ा था हमने सेकंड नंबर का। गुड्स का जो बैलेंस होता है उसको क्या कहते हैं? विजिबल बैलेंस, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर ट्रेड बैलेंस, या फिर मर्चेंडाइज बैलेंस, कुछ भी बोल लो। मैं यहाँ पे ट्रेड बैलेंस कह रहा हूं। तो एक तो ट्रेड बैलेंस, और एक आपका हो गया बेटा सर्विस का बैलेंस, या सर्विसेज बैलेंस, या बैलेंस ऑफ सर्विस, जो भी बोलो। इन दोनों को मिला के आपका बन जाएगा गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। तो बेटा ये हमने पढ़ा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में टोटल मिला के तीन ही तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक होते हैं गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक होता है सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एक होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, रिसीव या पे। ठीक है? और इस करंट अकाउंट में टोटल कितने बैलेंस निकल सकते हैं? सभी लोग माइंड में रिपीट कर लें एक बार। 4 बैलेंस निकल सकते हैं। सबसे पहला तो पूरे करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, सबको याद हो गया होगा, पूरे करंट अकाउंट का बैलेंस। और जल्दी बताओ मुझे, करंट अकाउंट के बैलेंस जो होता है उसके कितने आउटकम होते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं उसके? सर सीएएस और सीएडी। वेरी गुड, सीएएस और सीएडी, करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, ये तो पहला वाला बैलेंस हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था ओनली गुड्स का, जिसको कहते हैं मर्चेंडाइज बैलेंस, या ट्रेड बैलेंस, या बैलेंस ऑफ ट्रेड, या विजिबल बैलेंस। 4 नाम बता दिए मैंने तुम्हें इसके, है ना? और जब इसका बैलेंस निकाला जाएगा तो ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया जाएगा। इसके कितने बैलेंस हो सकते हैं? इसके भी 2 बैलेंस हो सकते हैं, मैंने बताया था। क्या बोलेंगे इसको, बताओ, नाम याद है किसी को? अरे नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था, है ना? इस चैप्टर में क्या बोलेंगे इसको, उसके पहले भी नाम लिखा था मैंने कुछ। बिल्कुल सही, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। भूलना मत बच्चों, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। उसके बाद तीसरा और चौथा जो बैलेंस है, तीसरा बैलेंस है इनविजिबल बैलेंस। तो इनविजिबल आइटम जो दोनों के दोनों है ना, उन दोनों के दोनों इनविजिबल आइटम्स को आप यहाँ पे ले लोगे और उनके बैलेंस निकाल दोगे। इसका कोई आउटकम नहीं होता है, बस ये एक फॉर्मूला में याद रखना। और लास्ट होता है बच्चों आपके गुड्स एंड सर्विस का भी, है ना? तो गुड्स एंड सर्विस का भी एक बैलेंस है जिसमें ओनली गुड्स और सर्विस को आप लो। तो टोटल मिला के 4 बैलेंस हो गए करंट अकाउंट के। पहले तो मुझे बताओ, लर्न हो गया क्या सबको हैंड टू हैंड यहीं पे? यस सर। Yes, sir. ओके, वैसे जब हम डिटेल पढ़ेंगे बेटा तो आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। अभी सर्विस भी 2 तरह की होती है जब पढ़ोगे ना, एक तो होती है फैक्टर सर्विस और एक होती है नॉन फैक्टर सर्विस, है ना? तो उसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो इन दोनों फॉर्मुलेज में फर्क पड़ता है, इनविजिबल में और गुड्स एंड सर्विस में। मैं बताऊंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग अभी बस मोटे मोटे तौर पे सबको समझ में आ गया होगा, याद हो गया। ठीक, ये तो करंट अकाउंट की बात है। इसके बाद बेटा जो आपका सेकंड सेक्शन होता है अकाउंट का, वो कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक बात तो बताना ही भूल गया मैं तुम्हें, वैसे तुम्हें पता होनी चाहिए वो। बेटा करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आते हैं इनका नेचर क्या है? बेटा ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे नेशन के लिए कोई एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते। ये सभी को याद रखना बेटा, ये वो है जो कोई एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात सभी को याद रखनी है। और बेटा ये जो आपके कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये सिर्फ करंट अकाउंट में थे, कैपिटल अकाउंट में कोई कंपोनेंट नहीं है। कैपिटल अकाउंट को सिर्फ आप बनाते हो और जो लास्ट में टोटल बैलेंस निकलता है ना, उसके साथ टोटल होता है बस इसका, और कुछ भी नहीं होता, है ना? अलग अलग नहीं होता भाई इसके पर्टिकुलर बैलेंस को। खैर कैपिटल बैलेंस एक होता है लेकिन अंदर कोई बैलेंस नहीं है इसके अंदर, है ना? कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस नहीं है। बस कैपिटल अकाउंट के अंदर 3 आइटम आते हैं। कितना आइटम आते हैं बच्चों? टोटल मिला के 3, ये पढ़ने वाले हम अभी। 1 2 3, टोटल मिला के 3 आइटम आते हैं। कौन कौन से 3 आइटम होते हैं? सबसे पहला होता है बच्चों आपका बोरोइंग्स। ठीक है, और इधर बिकॉज ये क्या होता है बच्चों? इनफ्लो, इसीलिए मैं यहां पे लेने वाला हूं बोरोइंग्स रिसीव्ड, या लोन लिया तभी तो रिसीट होगी आपको। दूसरा होने वाला है बच्चों आपका एफडीआई एंड एफआईआई, या इसको इन शॉर्ट बोल दो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और तीसरा होने वाला है अदर। अदर मैंने लिख तो दिया यहाँ पे, लेकिन इसको अलग से ही पढ़ते हैं, ज्यादा कोई काम का नहीं। मेनली अगर बोलोगे तो 2 कैटेगरीज है यहाँ पे, बोरोइंग्स और एफडीआई। चलो, ये तुमको कैपिटल अकाउंट के बारे में बता दिया मैंने। कैपिटल अकाउंट में कोई खास बात नहीं है, बस इसकी डिटेल हमें याद रखनी है। बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं निकलता इसका, है ना? और लास्ट में टोटल के साथ जरूर होता है बस बैलेंस इसका। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पूरा हम बना रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, इसका बैलेंस 3 तरह का होता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया है, कल ही पढ़ लिया था हमने, है ना?
जिसको हम कहते थे सरप्लस बीओपी, बैलेंस बीओपी और डेफिसिट बीओपी। वो सबको पता लग गया होगा, है ना। ये बैलेंसेस की कहानी है जो भी चल रही है। चलो मैं तुम्हें अब लेके आता हूं बच्चों एक चार्ट पे, है ना, और उस चार्ट को जरा हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, और इसको सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ये है बच्चों आपके कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? करंट और कैपिटल, यस और नो? समझा दिया है मैंने? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes. बैलेंस ऑफ पेमेंट दो हिस्सों में बटा हुआ है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो एक नेशन के लिए कोई एसेट या कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं। ये रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं जो अक्सर होते रहते हैं, इनसे कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, है ना ही आपकी कोई फ्यूचर पेमेंट ड्यू होती है इससे। कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस जिनको हम कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये वही होते हैं जिनसे आपकी एसेट या लायबिलिटी जनरेट हो जाती है ना, या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अगेंस्ट में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की आपके ऊपर, है ना, कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, अब करंट अकाउंट का बेटा अगर हम करते हैं क्लासिफिकेशन, तो ये तुम्हें पता है करंट अकाउंट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सभी को मालूम है। एक तो बेटा था आपका विजिबल आइटम्स और एक था बेटा आपका इनविजिबल आइटम। विजिबल आइटम में गुड्स आते हैं ओनली एंड ओनली, ये तुम्हें पता है। इनविजिबल आइटम में दो चीजें आती है, एक तो सर्विस आती है और एक यूनिलैटरल ट्रांसफर आता है। यही बताया मैंने आप लोगों को अभी तक, है ना। विजिबल आइटम में गुड्स आते हैं और इनविजिबल में क्या आता है? सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि भाई गुड्स का विजिबल आइटम दो तरह का है यहाँ पे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड जिसको हम क्या बोलते हैं एक्स, और इंपोर्ट ऑफ गुड जिसको हम बोलते हैं एम। ये सभी को याद रखना। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है विजिबल बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस, है ना, जो हमने देखा है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं बेटा तो तुम्हें याद भी हो जाएगा। विजिबल आइटम्स का जो बैलेंस है वो क्या कहलाता है? ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड या विजिबल बैलेंस या मर्चेंडाइज बैलेंस। ये चार नाम मैंने तुम्हें बताए थे। इसके बाद बच्चों आता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम जो है वो इनविजिबल आइटम के अंदर दो आइटम आते हैं, मैंने बताया आप लोगों को। एक तो आती है बेटा सर्विसेज और एक क्या आता है बोलो? सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब बेटा यहाँ पे सर्विस को भी मैंने दो कैटेगरीज में बांट दिया है। मैं समझाता हूं क्या होता है ये। सर्विस भी दो तरह की होती है, एक तो होती है बेटा फैक्टर सर्विसेज और एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है क्या? आया था कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, सॉरी बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म में कुछ पढ़ा था क्या हमने? फैक्टर फैक्टर करके क्या था वो? Yes, sir. क्या था वो? Non-factor inputs. नॉन फैक्टर इनपुट पढ़े थे, मतलब कहाँ की बात याद आई इसको? अरे फैक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद नहीं आता क्या तुम्हें? लैंड, लेबर, कैपिटल, सर वो जो फैक्टर, हाँ सर वही वही। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कितना पढ़ाया था डिटेल में मैंने? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम याद आना चाहिए। वैसे सब्जेक्टिव में आएगा ये तो अपने, है ना, लेकिन हमने इतना डिटेल में पढ़ा, इतना डिटेल में पढ़ा, जबरदस्त उसको, है ना। अब देखो सर्विस, फैक्टर सर्विस क्या होती है वो मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। देखो अगर हमारे इंडिया के लोग यूएस में जाते हैं, इंडिया के लोग यूएस में जाते हैं और यूएस में जाके उन्होंने कोई कंपनी खोल ली, मान लो यूएस में उन्होंने कोई कंपनी खोली, ठीक है। और बेटा यूएस में जब उन्होंने कंपनी खोली तो वहां पे उन्होंने हायरिंग करी, लोगों को हायर किया, लेबर रखी। उन लेबर को पेमेंट होगा, यस और नो? सैलरी वैलरी दोगे ना? बेटा उनको जो आप सैलरी दोगे, इंडिया वाले बंदे ने यूएस में कंपनी खोली है और वहां के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए हैं। मैं अब डायरेक्ट लैंग्वेज पे आ गया। इंडिया वाले कोई बंदा अगर बाहर जाके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में पेमेंट करता है, और तुम्हें पता है क्या क्या होता है? लैंड के बदले में रेंट। मैं लैंड खरीदने की बात नहीं कर रहा, अगर लैंड ही खरीद लोगे तो फिर तो वो आपका इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं रेंट पे लेने की बात कर रहा हूँ। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। अगर इन सब का पेमेंट इंडिया वाला बाहर जाके करता है तो बेटा मुझे बताओ क्या उस केस में भी आपके यहाँ पे पैसा जो है वो आपके पास से जा रहा है, यस और नो? फॉरेन करेंसी जा रही है, यस और नो? यस यस।
जा रही है, फॉरेन करेंसी आपके यहां से जा रही है। बेटा इसको हम पहली बात तो बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज। और ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना, ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, ये कहलाएगा इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस, या फिर इसको रिसीट बोल, सॉरी इसको पेमेंट बोल दो कि फैक्टर सर्विस के लिए आपने क्या किया, पेमेंट। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। सोच लो कोई यूएस वाला है, इमेजिन कोई यूएस वाला बंदा है, वो इंडिया में आता है और इंडिया में आके कंपनी लगाता है अपनी। ओके, अब इंडिया, जैसे डोमिनोज का एग्जांपल तुम लोग ले लो। डोमिनोज वाले ने इंडिया में आके, जैसे अपना सिटी मॉल में डोमिनोज है ना, उन लोगों ने रेंट पे वो ले रखा है, आउटलेट जो है वहां पे, उसका रेंट पे करते होंगे। वहां जो लोग रख रखे हैं वो यूएस से तो आए नहीं है ना, इंडिया के लोग हैं, इनको सैलरी वेजेस देते होंगे, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो जाती है इसमें, और साथ ही साथ आपके कैपिटल लोन वगैरह अगर इंडिया से लिया उन्होंने तो उसके बदले में इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो बेटा मुझे बताओ कि इन सब का जो पेमेंट इंडिया को मिला, ये इंडिया के लिए रिसिप्ट है ना, यस और नो, इनफ्लो है या नहीं है? यस सर। तो बेटा ये आपके फैक्टर सर्विस की रिसीट हो जाती है। तो फैक्टर सर्विस का पेमेंट भी होता है, फैक्टर सर्विस की रिसीट भी हो जाती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके लोग भी बाहर जाके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हायर करते हैं, और बाहर के लोग भी इंडिया में आके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हायर करते हैं। ओके, तो ये भी आपके सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना। और जो दूसरी चीजें हम जानते हैं इनके अलावा जितनी भी होती है वो सारी नॉन फैक्टर सर्विस में आती है, जिसके एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे जो मैंने दिए भी थे पहले। जैसे हेल्थ केयर सर्विस, आपने कोई यूएस वाले डॉक्टर से सर्जरी करवाई, है ना, उसको पेमेंट किया, क्या बोलते हैं उसको, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, है ना। आपने बैंकिंग फैसिलिटी ली बाहर से, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आपने बाहर से शिपिंग फैसिलिटी ली, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंश्योरेंस करवाया किसी फॉरेन कंपनी से, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बाकी सारी होती है इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर या एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर। लेकिन बेटा फैक्टर वाले में कौन सा होता है, जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो बेटा ये दोनों ही सर्विस की बात हो रही है, कंफ्यूज कोई भी मत होना। अल्टीमेटली यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है, लेकिन सर्विस को बस दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक तो फैक्टर है और एक नॉन फैक्टर।